हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, हिस्ट्री के टॉपिक्स में आप लोगों ने 6 से 7 टॉपिक हमारे देख चुके होंगे। यदि अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो हिस्ट्री की अलग से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग वहां विजिट करके उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले हमने मगध का उत्कर्ष पढ़ा था। उसमें अगर बात करें तो हमने हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश यानी कि तीनों वंशों के बारे में बात करी। अगर उसके बाद जो हमारा नया टॉपिक है, अगर उसके बारे में बात करें तो मौर्य वंश से पूर्व भारत पर विदेशी आक्रमण, यानी कि जो हमारा मौर्य वंश की स्थापना होनी थी, नंद वंश के बाद जो घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मार दिया जाता है, उसके बाद मौर्य वंश की स्थापना होती है। लेकिन जो मौर्य वंश है दोस्तों, मौर्य वंश से पूर्व भी भारत में जो विदेशी आक्रमण हुए हैं, उन आक्रमणों के बारे में पहले बात करेंगे, उसके बाद जाके हम मौर्य वंश पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, पहले से अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो वहाँ आपके बेहतर समझ में आएगा। तो ठीक है, देखिए, भारत के पूर्वी क्षेत्र में मगध एक शक्तिशाली जनपद था। आप लोगों ने देखा होगा 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद है वो हमारा मगध को कहा जाता है। अगर बात करें दोस्तों उन महाजनपदों में, तो इसने अगल बगल के छोटे राजाओं को हराकर भारत के पूर्वी क्षेत्र में राजनीतिक स्थिरता ला दी थी। यानी कि जो हमारा मगध था, उस मगध ने जो अगल बगल के हमारे छोटे राजा थे उसके, तो उस छोटे मोटे राजाओं को हराकर जो भारत का पूर्वी क्षेत्र था उसमें राजनीतिक का स्थिरता ला दी थी। यानी कि बहुत बड़ी उसमें स्थिरता इसने ला दी थी अपनी। अगर वहीं बात करें तो किंतु भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में छोटे छोटे राजाओं का शासक था। यानी कि दोस्तों, जो हमारा पश्चिम वाला क्षेत्र था भारत का, यानी कि जो काबुल कांधार उस समय भारत के अंग हुआ करते थे, तो उस समय वहां पर छोटे छोटे राजाओं का शासन चल रहा था जो कमजोर शासक थे, जिस कारण विदेशी आक्रमणकारियों ने पश्चिमोत्तर क्षेत्र पर आक्रमण किया। यानी कि जो पश्चिम का क्षेत्र था, उस पश्चिम के क्षेत्र में राजाओं की कमजोरी के कारण जो विदेशी आक्रमण है वो देखने को मिलते हैं। वहीं अगर बात करें दोस्तों, तो ईरानी आक्रमण और यूनानी आक्रमण, दो आक्रमण देखने को मिलते हैं जो हमारे मौर्य वंश से पूर्व विदेशी आक्रमण कहे जाते हैं। अगर बात करें दोस्तों इसमें ईरानी आक्रमण के बारे में, तो भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान के हखमनी वंश के द्वारा किया जाता है। हखमनी वंश का जो संस्थापक था वो हमारा साइरस द्वितीय था, और साइरस द्वितीय ने भारत पर पहली बार आक्रमण किया, परंतु वह असफल रहा। भारत पर आक्रमण करके प्रथम सफलता इसी वंश के शासक डेरियस प्रथम या फिर दारा प्रथम को मिली थी। तो दोस्तों, अगर ईरानियों की बात करें तो ईरानी लोगों ने सबसे पहले भारत पर विदेशी आक्रमण करने का इनको श्रेय जाता है, और ईरानियों के जो हखमनी वंश था दोस्तों, उसके द्वारा भारत पर आक्रमण किया जाता है। उसमें भी दोस्तों हकमनी वंश का जो संस्थापक था हमारा साइरस द्वितीय, इसके द्वारा भारत पर हमारा आक्रमण किया जाता है, लेकिन जो भारत का क्षेत्र है ये वह जीत नहीं पाता है। लेकिन दोस्तों इसी वंश का जो एक शासक था हमारा, अगर डेरियस की बात करें तो दोस्तों, या फिर हम अगर बात करें दारा प्रथम की, तो दोस्तों इसके द्वारा जो भारत का क्षेत्र है उसको जीत लिया गया। फिर अगर बात करें, डेरियस प्रथम ने सर्वप्रथम 516 ईस्वी पूर्व में गांधार तथा कंबोज को हराकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो दोस्तों, जो ईरानी शासक हमारा डेरियस था, इसने 516 ईसा पूर्व में जो गांधार और कंबोज वाला जो क्षेत्र था, जो अभी हमारा पाकिस्तान के अंग है, तो दोस्तों इन क्षेत्रों को हराकर उसने अपने अपने क्षेत्र में मिला लिया, और भारत के पश्चिमोत्तर भाग को जीतने के बाद डेरियस प्रथम ने इसे ईरान का 20वां प्रांत बनाया। यानी कि दोस्तों उसमें ईरान जो हमारा देश था, अगर बात करें तो ईरान के लगभग 19 प्रांत होंगे, और जो इसने हमारा कांधार और कंबोज वाला जो क्षेत्र था उसको जीतने के बाद डेरियस के लगभग ये 20वां प्रांत इसको बना दिया था। इस क्षेत्र से 360 टैलेंट सोना भेंट में मिलता था, जो फारस के सभी एशियाई प्रांतों से मिलने वाले कुल राजस्व का 1/3 था। अगर बात करें दोस्तों, तो उसमें भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। भारत में इतना सोना उस समय था कि जो लगभग एशियाई प्रांतों से जितने भी जो देश थे उनसे उसको जो राजस्व मिलता था, वो लगभग जो भारत से मिलता था उसका 1/3 हिस्सा ही था। यानी कि 360 टैलेंट सोना उसमें दिया जाता था। दोस्तों ये टैलेंट किसी माप की इकाई हुई होगी उस समय। फिर अगर बात करें यूनानी आक्रमण की, तो दोस्तों ये तो हमारा ईरानी आक्रमण था। अब हम बात करेंगे यूनानी आक्रमण की। तो दोस्तों यूनान के राजा फिलिप का पुत्र सिकंदर था। अब आप लोगों ने देखा होगा विश्व विजेता के नाम से भी सिकंदर को जाना जाता है। तो जो यूनान का जो राजा था फिलिप का ही पुत्र हमारा सिकंदर था। सिकंदर का मूल नाम अलेक्जेंडर था। पिता की मृत्यु के पश्चात लगभग 20 वर्ष की आयु में सिकंदर राजगद्दी पर बैठा। इसका जन्म मैसेडोनिया में 356 ईसा पूर्व में हुआ था।
इसकी प्रिय पत्नी का नाम रोकसाना था। यानी कि दोस्तों अब उस समय आप लोगों ने देखा होगा राजा महाराजा जो हुआ करते थे उनकी अत्यधिक शादियाँ देखने को मिलती थी, यानी कि बहुत सी शादियाँ देखने को मिलती थी। लेकिन उनमें से भी जो इसके सबसे प्रिय पत्नी थी वो दोस्तों इसकी रोकसाना नाम था उसका। अब दोस्तों सिकंदर के जो गुरु हैं वो अरस्तु को भी जाना जाता है। अरस्तु आप लोगों ने देखा होगा, विज्ञान के जनक भी अरस्तु हैं और हमारे राजनीतिक विज्ञान के जनक भी अरस्तु को माना जाता है। तो दोस्तों जो हमारे सिकंदर थे, सिकंदर के जो घोड़ा था उसका नाम वेसुफल्स, यानी कि इसको बहुकेफला भी कहा जाता है। दोस्तों बहुकेफला नामक एक नगर की स्थापना भी सिकंदर के द्वारा करी जाती है और कई किताबों में बहुकेफला तो कहीं पर वेसुफेल्स नाम भी इसका देखने को मिलता है। सिकंदर ने जब भारत के पश्चिम उत्तर से आक्रमण शुरू किया तो सबसे पहले तक्षशिला के राजा आम्बिक ने सिकंदर की अधिकार स्वीकार लिया। तो दोस्तों जब जो हमारा सिकंदर था, जो यूनानी आक्रमणकारी था, जब इसने भारत में कदम रखे तो दोस्तों सबसे पहले इसने जो पश्चिम उत्तर पर आक्रमण किया तो वहाँ पर एक तक्षशिला राज्य था जो अभी पाकिस्तान का हिस्सा है। तो दोस्तों तक्षशिला पर उस समय आम्बिक का शासन चल रहा था। अब आम्बिक इतना अयोग्य शासक था, इसने डर के कारण खाली सिकंदर के बारे में एक बार सुना इसने और डायरेक्ट अपनी अधीनता स्वीकार ली इसने, कि मैं बोला कि सिकंदर की अधीनता में स्वीकार कर लेता हूं। और उसके बाद जो भारत का क्षेत्र था उस भारत के क्षेत्र को जीतने में इसने सिकंदर की मदद की। तो दोस्तों उसके बाद सिकंदर ने पंजाब यानी कि झेलम तथा चिनाब नदी के बीच का जो मध्यवर्ती क्षेत्र था वहाँ का जो राजा था दोस्तों, वहाँ का राजा पोरस था, इसके साथ आक्रमण किया, जिसे झेलम में फिर वितस्ता या फिर हाइडे स्पीच का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। आप लोगों ने देखा होगा हाइडे स्पीच का युद्ध किन के मध्य में हुआ। तो दोस्तों पंजाब का जो शासक था हमारा पोरस और सिकंदर के मध्य में हमारा हाइडे स्पीच का युद्ध होता है। या फिर झेलम वितस्ता नदी का युद्ध अगर भी पूछा जाता है तो ये भी इसी का सही आंसर होगा। अगर बात करें दोस्तों तो आम्बिक जो था, आम्बिक के द्वारा ही ये जानकारी दी गई सिकंदर को कि जो पंजाब वाला क्षेत्र है वहाँ पर एक पोरस नाम का व्यक्ति है जो जिससे हम आक्रमण करके उस क्षेत्र को भी जीत सकते हैं और धीरे धीरे हम मगध की ओर बढ़ सकते हैं। यहाँ पर जो आम्बिक था इसने सबसे बड़ा देशद्रोही काम करने का वहाँ पर कार्य किया था। साथ ही पोरस जो हमारा राजा था दोस्तों, पोरस के द्वारा जब पोरस को बुरी तरीके से सिकंदर के द्वारा हरा दिया जाता है तो उसके बाद जो सिकंदर है वो पोरस को बोलता है बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो पोरस का जवाब होता है नहीं चाहिए तुम्हारी ये थूकी हुई भीख, जाके आम्बिक को दे दो। तो दोस्तों इसकी बहादुरी को देखकर और अंतिम समय में भी ये सिकंदर के सामने झुका नहीं बल्कि खड़ी आवाज़ में उसको बात करी और उससे आंखों से आंखें मिलाकर जब इसने बात करी तो सिकंदर इससे प्रसन्न हुआ। कहा कि ये बड़ा योग्य शासक है, इसको हराकर मुझे इसे हराने का जो अनुभव है वो प्राप्त नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों राजा पोरस ने सिकंदर के अपने राज्य पर आक्रमण करने पर उसका कड़ा विरोध उस समय देखने को मिला था। फिर बात करेंगे सिकंदर पोरस की बहादुरी से अत्यधिक प्रभावित हुआ तथा उसका राज्य वापस कर दिया। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। सिकंदर ने अपनी सेना को नदी पार करने के लिए बहुत प्रेरित किया लेकिन उसकी सेना ने नदी पार नहीं की, अतः सिकंदर वापस लौट गया। अब दोस्तों इसके पीछे की जो कहानी है मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। मैंने आपको बताया था जिस समय सिकंदर भारत पर आक्रमण करता है उस समय मगध वाला जो साम्राज्य था वहाँ पर नंदवंश चल रहा था, यानी कि नंदवंश में घनानंद का शासन चल रहा था। लेकिन दिक्कत क्या होती है, जो हमारे चाणक्य हैं, चाणक्य जब वहाँ जाते हैं घनानंद के पास तो घनानंद बहुत लीन होता है, यानी कि वो अपने नृत्य में लीन होता है और उससे चाणक्य बताना चाहते हैं कि भारत पर एक बहुत महान शासक यानी कि सिकंदर आ रहा है जो विश्व विजेता है, कहीं भारत भी वो अपना हिस्सा न बना ले। तो इस बीच गुस्से में आकर जो हमारा घनानंद था वो चाणक्य को बाहर धकेल देता है और उनकी चुटिया खोल देता है। तो दोस्तों यहाँ पर घोर अपमान किया जाता है और उसके बाद जब चाणक्य वापस आते हैं तो वो चंद्रगुप्त मौर्य को इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं देते हैं, बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य से किस तरीके से सिकंदर का सामना करते हैं उस बारे में डिस्कस करते हैं। फिर अगर दोनों की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य दोनों ने मिलकर लगभग ऐसी अफवाह फैला दी जाती है कि अगर जो कोई अगर युद्ध के नीति से अगर ये ब्यास नदी को पार करता है तो उनकी मृत्यु हो जाती है। और इस बीच चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा एक ऐसी नीति बनाई जाती है जिसमें सैनिकों के खाने में जहर मिलाया जाता है, जिसका असर बहुत धीमे से होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर उनके खाने में जहर मिलाया तो 6 से 7 दिन के अंतर्गत उनकी मृत्यु होती थी। अब उसमें जो ब्यास नदी था, ब्यास नदी में काफ़ी बाढ़ भी देखने को मिला था, काफ़ी प्रभावित क्षेत्र था उस समय ब्यास नदी का। तो जैसे ही नदी का पानी कम होता
तो जो सिकंदर की सेना थी वो नदी पार करने के फिराक में थी, लेकिन यहाँ पर जो चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की नीति चलती है, यह नीति इनकी सफल हो जाती है और एक अफवाह फैला दी जाती है कि जो ब्यास नदी को युद्ध की नीति से पार करता है उनकी मृत्यु हो जाती है। तो कुछ समय बाद वहाँ से कुछ सैनिकों की मृत्यु हो जाती है। अब धीरे धीरे जब सैनिकों की मृत्यु होने लगती है तो सैनिकों में कहीं ना कहीं अंधविश्वास फैलने लग जाता है। अगर वहीं बात करें तो दोस्तों उन दिनों जो दासियाँ होती थी तो उन दासियों को भी उन दिनों विष पहले से पिलाया जाता था, जिनके दांतों के निशान से भी दूसरे के शरीर में विष फैलने के डर रहा करते थे। तो दोस्तों इस अंधविश्वास के चक्कर से जो सैनिक थे जो यूनानी सैनिक थे सॉरी, तो वो हमारा ब्यास नदी को पार करने से मना कर देते हैं और लास्ट में सिकंदर अकेला तो ब्यास नदी को पार नहीं कर सकता था, तो इसलिए वो भी अब वापस लौटने का यहाँ से निर्णय लेता है और अंत में उसको यहाँ से वापस लौटना पड़ता है। अगर बात करेंगे दोस्तों सिकंदर के जो थल सेनापति था उसका नाम सेल्यूकस निकेटर था, जबकि सेल्यूकस निकेटर को इस चीज़ के बारे में पता चल चुका था कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है या फिर यहाँ कुछ तो किया जा रहा है, लेकिन उसको इतना मौका नहीं मिला कि वो सिकंदर को इस चीज़ के बारे में अच्छे से बता सके। लेकिन दोस्तों जो सिकंदर का अगर थल सेनापति की बात करेंगे तो सेल्यूकस निकेटर था तथा जल सेनापति की बात करेंगे तो हमारा निर्याकस था। फिर अगर बात करें दोस्तों सिकंदर भारत में 19 महीने, कहने का मतलब ये है कि जो हमारा सिकंदर का भारत में शासनकाल रहा वो हमारा 326 से 325 ईसा पूर्व में रहा, यानी कि लगभग 19 महीने का इसका कार्यकाल यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर बात करें तो दोस्तों वापस लौटते रास्ते में 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। फिर अगर बात करें दोस्तों सिकंदर की असफलता के कारण, यानी कि सिकंदर जो भारत को भी विजय करना चाहता था या फिर उसके पहले से जो सफल थे, क्योंकि अभी असफलता इसके बाद आएगी, पहले सिकंदर की सफलता के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो विश्व विजेता क्यों था और उसकी सफलता के कारण क्या थे उनके बारे में बात करेंगे। भारत में किसी एक सत्ता के केंद्रीकरण का अभाव सिकंदर पर प्रमुख कारण था, यानी कि दोस्तों यहाँ पर छोटी छोटी सत्ताएं थी जो अपने में स्वतंत्र थी और एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते थे, तो सबसे बड़ा फायदा सिकंदर ने उसी चीज़ का उठाया। इसके बाद जब हमारे यूनानी शासक यहाँ से जाते हैं इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर मिलजुल के रहने या फिर एकता का प्रभाव भारत में देखने को मिलता है, लेकिन उससे पहले लगभग टुकड़ों में बटा हुआ था। तो भारत एक किसी सत्ता का केंद्रीकरण का प्रभाव सिकंदर पर प्रमुख कारण था और सिकंदर की सेना शक्तिशाली थी। उसकी सेना में तेज तर्रार घोड़ों की भरमार थी, साथ ही आम्बिक जैसे देशद्रोहियों का सहयोग भी उसकी सफलता का मुख्य कारण था। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जब हमारा तक्षशिला वाले क्षेत्र पर पहुंचता है सिकंदर, तो वहां पर आम्बिक उसकी स्वाधीनता को स्वीकार लेता है, जिस कारण से भारत में उसकी सफलता के एक कारण वो भी देखने को मिलता है। फिर अगर वहीं बात करें दोस्तों सिकंदर के आक्रमण का भारत पर प्रभाव, यानी कि जो सिकंदर का आक्रमण हुआ उससे भारत पर क्या प्रभाव पड़े उनके बारे में अगर बात करें तो सिकंदर के आक्रमण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिणाम था भारत और यूनान के मध्य विभिन्न क्षेत्रों से सीधे संपर्क की स्थापना करना। तो दोस्तों ये था कि जो हमारा सिकंदर ने आक्रमण किया तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिणाम ये निकला कि भारत और यूनान के मध्य में जो विभिन्न क्षेत्र थे उनसे सीधे संपर्क को स्थापना करना एक बहुत महत्वपूर्ण ये हमारा देखने को मिला था। सिकंदर के आक्रमण से पूर्व जो छोटे मोटे भारतीय राज्य आपस में संघर्षरत थे उनमें पहली बार एकता के लक्षण दिखे, फलस्वरूप भारत में एकीकरण की प्रक्रिया को बल मिला। अब दोस्तों इससे पहले मैंने आप लोगों को जैसे कि बताया था भारत एकीकृत नहीं था, छोटे छोटे जो राज्य थे वो अपने में स्वतंत्र थे, कोई किसी को नहीं पूछता था, हर कोई संघर्षरत था, हर कोई किसी को क्षेत्र चाहिए था। तो इसके बाद कहीं ना कहीं जब सिकंदर के आक्रमण होता है तो उसके बाद जो भारतीय हैं उनमें कहीं ना कहीं एकता के लक्षण देखने को मिलते हैं, फलस्वरूप जो हमारा एकीकरण की भी प्रक्रिया इसमें का भी बल देखने को मिलता है। अगर बात करें प्राचीन यूरोप को भारत के संपर्क में लाने का अवसर मिला और साथ ही बात करें तो सिकंदर के आक्रमण का भारत पर प्रभाव। तो दोस्तों देखिए भारत में गांधार शैली का विकास यानी कि यूनानी कला की परिणाम था। तो दोस्तों भारत में जो गांधार शैली है या फिर यूनानी जो गांधार शैली है उसका विकास देखें तो ये भी हमारा है यूनानी कला का ही एक परिणाम देखने को मिलता है। अगर वहीं बात करें तो यूनानियों से मुद्रा निर्माण की कला भारतीयों ने सीखी थी, यानी कि यूनानियों के बाद फिर यहाँ पर जब गुप्त शासक आते हैं दोस्तों, गुप्त शासकों के द्वारा भी सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के जारी करे जाते हैं, लेकिन जो यूनानी लोग थे इनके द्वारा सबसे पहले यहाँ पर मुद्रा जारी करने की जो कला है उसको भी रखा गया था, जिसको भारतीयों के द्वारा सीखा गया। और वहीं अगर बात करें तो भारत
में गांधार शैली का जो विकास है उसके लिए भी हमारा यूनानी कला का ही एक परिणाम देखने को मिलता है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने देखा कि जो हमारा मौर्य वंश से पूर्व जो विदेशी आक्रमण भारत पर हुए थे उनके संबंधित जितने भी नोट्स बनते थे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे, उन सभी के बारे में कहानी के माध्यम से हमने आपके साथ डिस्कस किया। यदि अगर आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रहा हो तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।